अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी की तरफ चलने से पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। मैं इसे चाहने लगी थी, हर हद तोड़ कर वो मेरा और सिर्फ मेरा बनता जाता था। मेरा चैन, सुकून, मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर चाशनी, हर रोशनी, हर उदास की चाहत ने मुझे पागल बना दिया था। और इसके हिजर ने दुनिया से ही नाता तुड़वा दिया था। ये चाहत बंदे को ऐसे ही पागल कर देती है, चैन नहीं लेने देती। मेरा नाम गज़ल है और वो कौन से मैं नहीं जानती। बस इतना पता कि एक देश है अजनबियों का देश, जहाँ वो सिगरेट सुलगाए एक दरख्त के साथ खड़ा होता है। पूरा शहर रोशनी से जगमगाता है और वो अपने ऊपर अंधेरे सवार किए बैठा है। ये सब मुझे ख्वाब में नज़र आता है। दिन तो फिर भी कॉलेज और कामों में कट जाता है, पर रात मुझे इस रात से बड़ा डर लगता है। इसकी हालत मुझे मार देने के लिए काफ़ी होती है। हमारा गांव बड़ा प्यारा है, ज़िंदगी हर लिहाज से वहाँ नाचती है, हर चीज़ मुयस्सर है बहुत, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मेरे अब्बा अम्मा और मैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी परहेज़गार या नमाज़ी हूँ, लेकिन फिर भी इंसान तो हूँ, तो ज़ाहिर है ख़ताएँ भी होंगी। गाँव के 2-3 लड़के बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता, पर वो तो आहें भरते हैं। सच कहते हैं, कहानियाँ बनानी तो बड़ी आसान होती हैं, मगर कोई किसी के बारे में कैसी ही बना दे। समीना मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, हम दोनों अक्सर इकट्ठी पढ़ती हैं, बैठती हैं। हम दोनों को शायरी भी बहुत पसंद है। एक दफ़ा गाँव में एक औरत मर गई। जब इसकी लाश उठाई गई, तो इसकी बेटी भी दीवाना वार इसके पीछे भागी। मैं और समीना इसे पकड़ने लगी, मगर फिर भी हम कब्रिस्तान तक पहुंच ही गई इसको पकड़ते-पकड़ते। वहाँ पर बहुत से मर्द थे। इसे सँभालने में मैं अपना आप भूल गई थी कि मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो कोई अजनबी था और मुझे ऐसे घूर रहा था कि बस जान ही निकल गई थी। अब तक 4 साल हो गए हैं इस बात को। मुझे तन्हाई में इसकी आँखें और इसके देखने का अंदाज़ बहुत याद आता है। जब से मुझे इसने देखा, तब से मैं इस लड़के को देखने लगी। वीराने और रात के अंधेरे कमज़ोरी है मेरी। दिन गुज़रते रहे, मेरी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एक दिन सुना है कि कोई आमिल आया है हमारे गाँव में, 4 दिन क़याम करेगा और फिर वो चला जाएगा। और वो जो आमिल है वो कब्रिस्तान में है। पहले तो मैंने नोटिस ना लिया, मगर फिर जब समीना ने मशवरा दिया कि इससे मिलकर पूछते हैं कि वो कौन है। मुझे ज़्यादा तो नहीं, पर मशवरा लेना पसंद आया। तो ज़ाहिर है, कौन इजाज़त देता है इसे मिलने की। रात को हम दोनों आराम से दीवारें फलांगी और घर से निकल आई। डर भी लगा, पर भी हौसला भी आया। आहिस्ता-आहिस्ता हम चलते हुए 10-15 मिनट भी मिनट में कब्रिस्तान में पहुंच गए। पहली दीवार के साथ ही इसकी झोंपड़ी थी। हमने अंदर झांका तो वो दोनों हाथ सीने से बांधे हुए सर झुकाए बैठा था। मुझे हैरत भी हुई और हंसी भी आई। समीना ने सलाम किया, मैंने भी किया। तो इसने चेहरा ऊपर उठाया तो मैंने देखा तो अपनी जगह जम कर रह गई। बार बार आंखों को मला, मगर ये वही था। हाँ, वही कब्रिस्तान वाला आदमी। वो भी मुझे देखता रहा। ऐसी तड़प थी इसकी आंखों में कि मैं नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। समीना ने मुझे झंझोड़ा, यार पूछ तो था, क्या बात है? मैं बदहवासों की तरह क्या? समीना ने किन अँखियों से मुझे घूरा और मैं भी नज़रें चुरा कर रह गई। मैं उठने लगी तो वो बोला, प्लीज़ मेरी बात सुन। जो मैं रुक गई, और मैंने रुकना ही था। एक गहरी नज़र इस पर डाली। तुम वाकई गज़ल हो, वो सैरज़दा सा बोला। मगर मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने भी इसी अंदाज़े का। बात खूबसूरती की हो ज़रूरी तो नहीं, और बात सीरती की भी हो ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन दिल की मर्ज़ी की आगे किसी का कुछ नहीं चलता। देखो, जोगी बन गया हूँ मैं तेरी इस जुदाई ने, जो विसाल हुई ही नहीं। पागल कर दिया है मुझे लोग, मुझे आमिल समझने लगे हैं। वो तो इतना बेताब था कि मैं डर ही गई। मैं क्या करूँ, मुझे भी तो बताओ। मैं भी तो तरसती हूँ, मैं भी तो अब इसे पाना चाहती हूँ। मेरी भी तो वो ज़िंदगी है। मैंने एक जज़्बे से कहा, यकीन है कि इसको पा लोगी। पागल, वो तो एक सैराब है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसका लहजा कुछ चुभता हुआ हो गया। बद्दुआएँ तो ना दो। बद्दुआएँ नहीं दे रहा, हाँ वही बता रहा हूँ जो देख रहा हूँ। समीना यकटक कभी मुझे और कभी इसे देखती जा रही थी। मुझसे मेरे सब्र की इंतहा क्या पूछते हो? वो मुझसे लिपट कर रो रहा था, मगर किसी और के लिए। गज़ल उठो, देर हो रही है। समीना ने मुझे उठाया। जाते जाते मुझे याद है कि नाम ही पूछ लूँ। मैं वापस मुड़ी। कुछ कहने ही वाली थी कि वो बोला, काशान वलीद, उम्र 32 साल। अब इतनी भी ज़्यादा नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराने से इसके डिम्पल और गहरा हो जाता। फिर यकटक इसकी सहर ज़दा आंखों को तकने लगी। समीना ने मुझे पकड़कर बाहर खींचा। चलो अब निकलो भी, समीना ने मुझे कहा। मैंने इसे घूरा, लेकिन फिर चल दी। घर पहुंचते तक मुझे पता नहीं चला इसने मुझसे कितने सवाल कर डाले, मगर मुझे तो सिर्फ इसकी आंखें ही याद नहीं। फिर किस्मत ने पलटा खाया कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मैंने इसे हकीकत में देखा। हाँ यार, मैं मिली इससे। वो इंसान नहीं था, एक परा था, मगर जिन्हों के पास रहता है। एक दफ़ा एक आदमी आया, मुझसे कहने लगा, तुम्हारा एक दोस्त
की सालगिरह है, तुम्हारी एक दोस्त की सालगिरह है, तुम इसे इतना नहीं जानती, वो तो तुम्हें जानती है। चलो मेरे साथ। मैं कुछ कहती इससे पहले कि वो मुझे घसीटना शुरू कर दे और गाड़ी में बिठा लिया। एक पुरस्कार से घर में पहुंचकर इसने गाड़ी रोकी, मेरा हाथ पकड़कर और कमरे में ले आया। मैं ये सब देखकर खौफजदा हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा नाम सरजो है, मैं एक जिन हूँ और हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। वो बड़े आराम से कह रहा था, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं डर के साथ साथ हैरत ज़दा भी थी। आप चलें तो सही। इसने मेरा हाथ पकड़ा और गायब हो गया। अब मैं इस जगह पहुंची जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। ये तो वही बाजार था जिसे मैं अक्सर ख्वाब में देखा करती थी। सरजो मुझे अपने बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने एक नज़र भर के मुझे देखा और बोला, गज़ल मेडल, हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ किसी बंदे से कोई रिश्ता तो नहीं है? वो मुझे बैठने का इशारा करते हुए गोया हुआ। मैंने एक नज़र इसे देखा। नहीं, भला मेरा किसी से क्या रिश्ता हो सकता है, वो भी जिन्नों भूतों के देश से? मेरा क्या रिश्ता होगा? इस मैंने ज़रा एतमाद से कहा, पहले मुझे शक था आप पर, इसलिए आपको ज़हमत दी, मगर अच्छा है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, और अगर कोई रिश्ता होता तो इसकी बड़ी गहरी सज़ा होती है। छोड़ें इसे। अगर आप हमारा शहर देखना पसंद करेंगे तो हम दिखा सकते हैं, दूसरी सूरत में आप वापस चले जाएँ। इसका अंदाज़ा दो टोक था। ओके, मैं देखना चाहूँगी, मैंने सोफ़े से उठते हुए कहा। दरअसल पहले एक दफ़ा हमारा एक जिन इसी तरह इंसान के किसी चक्कर में पड़ गया था। हमने इसे बहुत समझाया लेकिन वो बाज ना आया। आखिरकार हमें अपने हाथ इसके खून से धोने पड़े। इस बार फिर हमें सिग्नल मिला कि कोई मसला है और हमारा शक भी आप पर गया। वो चलते हुए बता रहा था। मुझे शक पड़ा कि इसका इशारा काशान की तरफ है। चलते चलते हम इसी बाज़ार में से गुजरे और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सामने वो था। हाँ, वही, अपने तमाम तर हुस्न और हशर सामानियों के साथ, बिखरे बाल, बिगड़ा हुलिया, किसी को भी पागल कर देने के लिए काफ़ी था। मैं अपने आप पर काबू बड़ी मुश्किल से रख पा रही थी। अचानक मैंने फ़ील किया कि वो मुझे देख रहा है। मैंने भी इसे इशारा दिया। वो कुछ समझते और कुछ न समझते हुए हाथ की 4 उँगलियाँ खड़ी करके इधर को मुड़ गया। मैंने टाइम देखा तो 12:15 बज रहे थे। मुझे शक पड़ा कि हो ना हो वो टाइम बता रहा है। बादशाह आलम, यहाँ अगर मैं किसी से मिलना चाहूँ तो क्या हम मिल सकते हैं? मैंने डरते-डरते बादशाह से पूछा। तो आप किसको मिलना चाहती हैं? ओके, थोड़ी-सी खामोशी के बाद वो गोया हुआ। कुछ देर हम महल में आ गए। 4 बजे के करीब ही इसी बाज़ार में गई। मैं अकेली ही थी, वो भी सामने खड़ा था। आहिस्ता-आहिस्ता इसके पास चली गई। वहाँ आस-पास रश नहीं था। गज़ल, तुमने वो कुछ बोलने लगा। मैंने मना कर दिया। हाँ, मैंने आपको साईं बाबा की कब्र पर एक दफ़ा देखा था और फिर ख्वाबों में देखने लगी। मैं आपको पाना चाहती हूँ। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम मिली हो ना बादशाह से? सुनी है ना इसकी बातें? वो बेबसी से मुझे कहता जा रहा था। हाँ, सुनी है, मगर इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि हर कोई इसे ठुकरा कर अपने असूल बना ले। इतना बिगड़ा हुलिया क्यों है तुम्हारा? मैंने इससे पूछा। पता है, प्यार करता हूँ मैं एक लड़की से, तुम्हारी दुनिया की थी। वो तो तेरी तरह बड़ी ज़ालिम और जज़्बाती थी। मैं भी जज़्बात में बहकर अपने मुल्क के असूल भूल गया और आज ये हाल है। मेरे सामने इसको कत्ल किया गया और मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। तुम भी भूल जाओ मुझे। वो रोने लगा। वो जिसका हाथ तक छूने को बेअदबी समझते थे, गले से लगकर रोया था बिछड़ने से ज़रा पहले। काशान को जानते हो? मैंने पूछा। तुम इसे कैसे जानती हो? जोगी जोगी है, वो भी इस जुर्म में निकाला गया। बागी हो जाएगा। आपको क्या लगता है वो बागी हो जाएगा? बागी हो चुका है। क्या मतलब? इसने हैरत से पूछा। मिली थी मैं इससे। गज़ल, तुम जाओ जल्दी से, महल में पहुंच जाओ। अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ। नाम तो बता दो, मैंने जल्दी से पूछा। आकाश। वो नाम बताते हुए चला गया और मैं भी महल में आ गई। काशान को अपनी मोहब्बत नहीं मिल सकती थी, इसलिए इसने बादशाह के खिलाफ ताकतें इकट्ठी करना शुरू कर दी थी। वो भी अपने मुल्क का ज़ालिम असूल तोड़ना चाहता था। बगावत इसमें कूट कूट कर भर गई थी। मैं भी वापस आ गई। एक दिन आकाश ज़मीन पर आया मुझसे मिलने। बादशाह को पता चल गया। वहाँ पर मैं भी थी। आकाश और बादशाह था। आकाश, तुम मुझे कत्ल करने पर मजबूर क्यों करते हो? बादशाह ने इससे गुस्से में कांपते हुए कहा। आप क्यों मोहब्बत के दुश्मन हैं? मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे भी तो मेरी मोहब्बत नहीं मिली और मैंने कसम खाई थी कि किसी को मिलने नहीं दूंगा। इस बातों में बेचारगी और आंखों में इंतकाम। आकाश तर तर काँप रहा था। हमें माफ़ कर दें, हमें और इसे छोड़ दें। अब की बार मुझे मार दें। आकाश ने इल्तिजा की। नहीं, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ता। इससे बेहतर है मुझे मर जाना कबूल है। मुझसे जंग करो, जो जीता वो सिकंदर। बादशाह ने कहा और मैं मैदान में उतरा। मैं एक तरफ खड़ी थी और दुआ कर रही थी कि काशान जीत जाए। खैर, लड़ते लड़ते जिसकी हार हुई वो काशान था और काशान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और मेरी आंखों से आंसू रवां थे। और फिर इसके बाद मैं 2 माह कोमे में रही। पल पर इसका चेहरा मुझे तड़पाता रहा। वो सारे मोहब्बत में सच्चे थे, एक मुझे ही मौत ना आई। असूल मोहब्बत में तो खुद भी बेवफा हो। वो जो बिछड़ा तो तुम मर क्यों ना गए? मुझे ये सवाल बड़ा तंग करता है कि क्या वाकई मेरी मोहब्बत में सच्चाई नहीं थी? शायद नहीं, तो क्यों नहीं? मैंने कौन सा थोड़ा चाहा था इसे? यार, ऐसा क्यों हुआ कि वो मर गया, मैं ये अज़ाब झेलने के लिए अकेली रह गई? इसका
चेहरा अब भी मेरी आँखों में अबर बनकर रहता है, जिसका नाम भी बरसना है। आँखें हज़ार सब्र की कोशिश के बावजूद रुक-रुक कर बार-बार बरसती हैं आज भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सब लोगों को मेरी कहानी? अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।